Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, today we are discussing about exercise number 4. Students, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 4 के 9 क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आज रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और हाफ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4.10, ठीक है। स्टेटमेंट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। मीन्स अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कोई भी एक ऐसी बॉडी जो कि क्या कर रही हो, मूव कर रही हो और साथ ही साथ किस पोजीशन में हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है उसमें आपके पास मूविंग बॉडी की एग्जाम्पल है पैराट्रूपर की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी बुक में जहाँ पर एंड हो रही है उसके साथ ही मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। A paratrooper is coming down with terminal velocity, ठीक है, is in constant motion, यानी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूव भी कर रही है और साथ ही साथ किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में। ऐसे आप देख रहे होते हैं कि वो मूवमेंट तो करें डाउनवर्ड पोजीशन में है और स्टेबल भी है बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। तो पैराट्रूपर की एग्जाम्पल आपके पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है किसकी, कि जब बॉडी क्या हो, मूव भी कर रही हो और साथ ही साथ किस पोजीशन में हो, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। So give an example of a moving body which is in equilibrium. So a paratrooper coming down with terminal velocity is in dynamic equilibrium. अब dynamic equilibrium क्या है, ठीक है, what is dynamic equilibrium? If a body moving in the state of equilibrium, then its equilibrium is called a dynamic equilibrium. यानी कि अगर बॉडी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है यानी स्टेबल है, तो वो क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.11। थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि बॉडी मूव भी कर रही है और साथ साथ किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में। बट इस क्वेश्चन में क्या है, थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, कि बॉडी जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे आपको बताया गया था कि एक फ्रेम की एग्जांपल है, ठीक है, कि फ्रेम एक हैंगिंग फ्रेम है जो वॉल के साथ हैंग कर है, वो रेस्ट में भी है और इक्विलिब्रियम में भी है। मींस कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होगी उसको तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना कि वो इक्विलिब्रियम में है। बट यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ऐसी है जहाँ पर बॉडी रेस्ट पोजीशन में भी है और साथ ही साथ आपके पास क्या है, लेकिन इक्विलिब्रियम में वो नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बॉल देन थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड। आपने क्या किया, एक बॉल ली, बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है। आप देखेंगे बॉल जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने चैप्टर नंबर 2 में किए थे, ठीक है, कि जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है वहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, वो रेस्ट पे चली जाती है। अब यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल है वो किसकी है, बॉल की, कि बॉल जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करती है वो बिल्कुल ही माइनर टाइम के लिए, बहुत ही माइनर से टाइम के लिए क्या आती है, रेस्ट पोजीशन में आती है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो किस में नहीं रहती, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहती, ठीक है। सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इज द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि बॉल जो है जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तब वो रेस्ट पोजीशन में तो होगी लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स ऑन इट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बॉडी जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में, कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट, ड्यू टू सिंगल फोर्स। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया गया था कि बेसिकली इनकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या था, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास ये था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। मीन्स बहुत सारी जो फोर्सेस हैं जो कि बॉडी पर क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, उनका सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास यही ना, समेशन एफ इज इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि किसी भी बॉडी पर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो एज इट इज ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंगल फोर्स जो है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं हो सकता और सिंगल फोर्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता, इस क्वेश्चन को हम नो कहेंगे, ठीक है। नो, द बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी।
बिकॉज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल नॉट बी फुलफिल्ड, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि समेशन F 0 के इक्वल होना चाहिए, बट वहां पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, जस्ट एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है। तो सिंगल फोर्स का ना ही सम होगा, ठीक है, ना ही उसका रिजल्टेंट 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। So single force can never be 0 and linear acceleration will be reduced. Therefore, we can say that a body cannot be in equilibrium under the action of a single force. ठीक है, कि किसी भी single force की action में body equilibrium position में stable नहीं रह सकती है, ठीक है। Next question number 13. Why the height of a vehicle is kept as low as possible? मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आपको बताया गया था, कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि बॉडीज जो है यानी कि वाइड हाइट ऑफ व्हीकल्स यानी गाड़ियों की जो हाइट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की बनाई जाती है कि उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा लो हो। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज क्योंकि आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी गाड़ियों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना उनका बॉटम यानी कि अर्थ के लोअर होगा उतनी ही उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। We know that smaller the height of center of gravity of a body, greater will be its stability. यानी जितनी किसी भी गाड़ी की, किसी भी व्हीकल कार की हाइट स्मॉलर होगी उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्थ के साथ उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उनकी ग्रिप क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। The height of vehicles is kept low to lower their center of gravity, ताकि उनकी लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, लो हो जाए, एंड एज अ रिजल्ट देयर स्टेबिलिटी इंक्रीज, और उनकी जो अर्थ के साथ स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, आपकी रेसिंग कार्स जो होती हैं उनके स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने के लिए उनकी हाइट क्या की जाती है, लोअर रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium. Give an example in each case. Students, previous lecture में आपको stable, unstable और neutral equilibrium explanation के साथ बताया था, ठीक है, what is stable और उनकी example भी बताई थी, मैं दोबारा repeat कर देती हूँ, ठीक है। What is stable equilibrium? अब stable क्या है? If a body is in stable equilibrium, if after a slide till it returns to its previous position, means body जो है उसको अगर आपने थोड़ा सा मूव करवाया, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक है, बुक को आपने थोड़ा सा मूव करवाया यानी अपवर्ड डायरेक्शन में उसको आपने पुल किया या पुश किया, तो आप देखेंगे कि आफ्टर रिमूविंग फोर्स बुक जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ गई, मींस इट इज कॉल्ड इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल में क्या है, अनस्टेबल में है इफ अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड टिल इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, बॉडी आफ्टर मूवमेंट यानी आफ्टर रिमूविंग फोर्स बॉडी जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेंसिल की, कि आपने पेंसिल ली है, पेंसिल को उसकी टिप के ऊपर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर खड़ा किया है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आपने फोर्स को रिमूव किया तो क्या हुआ कि पेंसिल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। नेक्स्ट इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि बॉडी जो है वो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स एक न्यू पोजीशन जो है वो क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, किसी न्यू पोजीशन में चली जाती है। तो वो कौन सी एग्जांपल है आपके पास, मैंने कहा था कि एक बॉल है, बॉल पर फोर्स अप्लाई करें, बॉल जो है वो क्या होती है थोड़ा सा मूव करने के बाद जब वो स्टॉप करती है वो एक न्यू पोजीशन में चली जाती है, ठीक है। तो उस बॉल की एग्जांपल जो है वो किसकी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोगों के एंड हो गए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.1। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसमें रिलेटेड यूज हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताऊंगी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड टॉपिक आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेसिकली 2 होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स एंड सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, बिकॉज एक्स एक्सिस पे क्या लाई करता है कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे क्या लाई करता है साइन थीटा, ठीक है।
उसके बाद आपने इसकी डिटर्मिनेशन देखी थी कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू √f(x² + f(y²), ठीक है। और डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन के लिए आप यूज करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू Fy/fx, ठीक है। और सेकेंडली इसके बाद आप टॉर्क भी यूज करते हैं, ठीक है। टॉर्क भी आप फाइंड आउट करेंगे इसमें। टॉर्क के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, अगर आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, F×L मींस फोर्स मल्टीप्लाई इट्स मोमेंट आर्म या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूलाज थे जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.1, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस। अब आपके पास बेसिकली यहाँ पर 3 फोर्सेस गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर उनकी एक्सिस शो करनी है, ठीक है। आपके पास 2 वैल्यूज जो हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और एक नेगेटिव में है, और एक सेकंड वैल्यू थर्ड वन जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में है, ठीक है। 4.1 गिवन डाटा। ओके, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट फोर्स गिवन है स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस की फोर्सेस है उनको मैं सेपरेट राइट करूंगी और जो वाई एक्सिस है उनको सेपरेट राइट करूंगी, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट फोर्स गिवन है Fx1, ठीक है, वो है 10 न्यूटन, बिकॉज उन्होंने राइट किया है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस के, तो मैंने इसको F1x का नेम दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड फोर्स जो है, सेकेंड फोर्स इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, और ये आपके पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। स्टूडेंट आपको पता है, जैसे आपको बताया गया था कि बेसिकली कितने एक्सिस हैं आपके पास, 2, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आपके पास 2 फोर्सेस हैं। एक फोर्स जो है वो आपके 10 न्यूटन इस तरफ गिवन है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 4 न्यूटन यहाँ भी गिवन है। तो नेगेटिव में होने की वजह से हम इसके साथ क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव का साइन अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये किस साइड पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड फोर्स क्या है, Fy। सिंगल फोर्स है तो मैं जस्ट उसको Fy से ही रिप्रेजेंट करूंगी। सो Fy इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन, ठीक है। ये था आपके पास गिवन डाटा। अब हम इसका क्या स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके पास 3 फोर्सेस गिवन है, जिसमें से 2 फोर्सेस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और थर्ड फोर्स किस पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस की एक सिंगल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर f(x) का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोथ F1x और F2x को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा, ठीक है। F1x प्लस F2x, ठीक है। दोनों फोर्सेस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा, ठीक है। सो f(x), F1x किसके इक्वल है, 10 न्यूटन, प्लस F2x किसके इक्वल है, -4। स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, -4x हमने -4 गिवन नहीं था, जस्ट एज 4 न्यूटन गिवन था, लेकिन 4 न्यूटन जो है वो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इसलिए 4 के साथ क्या अप्लाई किया है हमने, नेगेटिव अप्लाई किया है, ठीक है। सो -4 न्यूटन। f(x) इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस -4, तो f(x) कितना हो गया आपके पास, 6 न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, यानी आपने क्या फाइंड आउट करना है, उनका रिजल्टेंट, ठीक है। फोर्स आपने सिंगल फोर्स जो है, जैसे मैग्नीट्यूड है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। F इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला, ठीक है, वी नो दैट F इज इक्वल टू Fx² प्लस Fy², ठीक है। f(x) अभी हमने रिसेंटली फाइंड किया,
टू फोर्सेस को सम अप करके अलोंग एक्स एक्सिस टू फोर्सेस को आपने क्या किया, सम किया, और आफ्टर फाइंडिंग रिजल्टेंट आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी रिजल्टेंट फोर्स। ओके, एफ ऑफ एक्स भी कितना गिवन है, 6 स्क्वायर, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी क्या है, 6 स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 72। और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे या कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू लेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स फाइंड करें तो विच इज इक्वल्स टू 8.5 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या थी, एक रिजल्टेंट फोर्स थी। इसको आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको इस तरह मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में सॉल्व करें, आपको अंडरस्टैंडिंग में भी क्या होगी, इसमें इजी फॉर्म होगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, कि आपके पास एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स एफ गिवन है, आपने उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1/2, सो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, सो फोर्स का कंपोनेंट क्या है, 25 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, मींस अब यहाँ पर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है, आपने फोर्स फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 4.3 न्यूमेरिकल गिवन डाटा, ओके। एफ ऑफ एक्स गिवन है विच इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन एंड एफ ऑफ वाई गिवन है विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई गिवन है, आपने फाइंड आउट क्या करनी है, आपने फोर्स और उसका एंगल यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सेपरेट सेपरेट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए आपको फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, 12 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई क्या है, 5 स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। 144 प्लस 5 5s are 25 which is equals to 169, ठीक है, 169 है। Force is equals to 169 और we know that 169 is the complete square of 13, so its answer is 13 न्यूटन। फोर्स आपने क्या कर ली, फाइंड आउट की। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, फाइंड आउट इसकी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई ओवर एफ इंटू एक्स। टेंजेंट एज इट इज, थीटा एज इट इज होगा, टेंजेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ वाई ओवर एफ इंटू एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, एफ वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 12। सो स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स लेने का मेथड ये होता है कैलकुलेटर पे, ये टेबल वैल्यूज में नहीं आता, तो कैलकुलेटर मेथड पे ये होता है, आप अपनी कैलकुलेटर्स ओपन करें, उसमें आपके पास शिफ्ट का बटन होता है, ठीक है। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, आफ्टर प्रेसिंग शिफ्ट बटन आप टेंजेंट प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास टेंजेंट इनवर्स आएगा, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, आफ्टर ब्रैकेट अप्लाइंग आप क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 12 राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 22.6 डिग्रीज। सो इसकी कैलकुलेटर पर ही आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर पर फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेटर्स को ऑन करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, टेंजेंट का बटन प्रेस करें, आफ्टर प्रेसिंग टेंजेंट बटन ब्रैकेट अप्लाई करें, ब्रैकेट बटन प्रेस करने के बाद राइट करें 5 डिवाइडेड बाय 12 एंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल बटन प्रेस करेंगे, आपके पास डायरेक्टली जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। नंबर 4, ठीक है, ओके। फोर्थ न्यूमेरिकल में गिवन है a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 100 cm from a nut
फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ठीक है, ओके, गिवन डाटा में क्या गिवन है? डिस्टेंस आपके पास गिवन है, डिस्टेंस के लिए आप dv अप्लाई कर सकते हैं और टॉर्क के लिए आप lb विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड करवाया विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ठीक है, और फोर्स आपके पास कितनी गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। सो आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L। So 100 multiply 0.1 which is equals to 10 न्यूटन मीटर। ये आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया, टॉर्क फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.5। यहाँ पे गिवन है आपके पास फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, मीन्स एंगल गिवन है विद हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मीन्स एफ ऑफ एक्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। आपने जस्ट क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, गिवन डाटा में है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको पता ही है विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू f cos थीटा। वैल्यूज अप्लाई करेंगे 20 और f आपने फाइंड आउट करना है cos 30। ठीक है, cos 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, cos 30। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो 23.09 होगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 23.1 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आप लोगों की स्टार्टिंग फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा आपकी जो क्वेश्चंस गिवन है उसको आपने लर्न करना है। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।